नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमारा समाज नायकों के आसरे जीता है, चाहे बात पौराणिक हो या फिर आधुनिक। समाज में हर वक्त कोई न कोई नायक होता है जिसके आसरे समाज चलता है। और ये नायक आधुनिक युग में चाहे वो खेल की दुनिया से होता हो, चाहे वो सिनेमाई दुनिया से होता हो या फिर सियासत से। और आज की तारीख में उस नायक का नाम है नरेंद्र मोदी। और तभी तो जब आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो राजीव प्रताप रूडी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तो किया, लेकिन साथ ही साथ ध्यान था नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने की ओर। उन्होंने कहा कि गुजरात ने देश को शांति पुरुष, लौह पुरुष और विकास पुरुष दिया है अब। और दूसरी तरफ सहयोगी एलजेपी के सुप्रीमो रामविलास पासवान ने भी मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, कहां है संप्रदायवाद की वो बहस। और अगर 336 लोगों को समर्थन दिया गया है मोदी के नेतृत्व में, तो क्या समर्थकों को, वोटरों को भी आप सांप्रदायिक कहेंगे? क्या है वो बहस आखिरकार? यह बहस खत्म हो चुकी है, कहना था रामविलास पासवान का। सुनिए कि दोनों किस तरह से तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जबकि मौका यह था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा क्या जाए। हमारे बीच में सबसे पहले पंक्ति में बैठा है और उसके साथ तमाम लोग जो पहले पंक्ति से बैठ करके अंतिम पंक्ति तक बैठे हैं। 3 लाख किलोमीटर किसी व्यक्ति ने यात्रा की। यदि धरती पर उस व्यक्ति को यात्रा करना होता तो धरती पर 7 बार घूमता तो ये 7 लाख किलोमीटर का दौर पूरा होता। 440 रैलियां, छोटी रैलियों की चर्चा मत कीजिए। और लगभग 120 करोड़ लोगों में 25 करोड़ लोगों से सीधा संवाद, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति ने। हमें जरूर इस बात का दुख होता था चुनाव के समय में, और चुनाव के बावजूद भी जब ये कहा जाता था कि साहब क्या कहते हैं कि ये कॉमनल पार्टी है, फलना पार्टी है, चिल्ला पार्टी है, हम उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आज देश की जनता ने यदि 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 336 सीट एनडीए को दिया है, तो आप तमाम भारत के जनता को आप कॉमनल नहीं कर सकते हैं। ये भारत की जनता का जो वर्डिक्ट है उसको हम सबों को आदर करना चाहिए। बात भी कहीं ना कहीं सही लगती है, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़ों का अपना महत्व होता है और आंकड़े जिसके पास हैं वो विजेता है, वो नायक है। और ऐसे में सारे आरोप वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद बड़े स्थिर भाव से बैठे हुए थे। अपनी आलोचना या फिर अपनी तारीफ से अपने आप को प्रभावित वो होने नहीं दे रहे थे। और उनका ध्यान था कि आखिरकार विपक्ष की ओर से क्या कहा जाता है, खासतौर पर कांग्रेस क्या कहती है। और लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, आज अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। पहली दफा उन्हें भाषण देना था और बीजेपी के एजेंडे पर उन्होंने जमकर सवाल खड़े किए। हिंदी में भाषण उन्होंने दिया और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया वो भी काबिले तारीफ था। कन्नड़ भाषा बोलने वाले खड़गे ने धारा प्रभाव हिंदी में भाषण दिया और कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या भले ही 44 हो, लेकिन पार्टी को 10 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट दिया है। और महाभारत से उन्होंने उदाहरण उद्धृत किया और कहा कि यद्यपि कौरवों के मुकाबले पांडवों की संख्या सिर्फ 5 थी, लेकिन बावजूद पांडव पराजित नहीं हुए। और हम देखेंगे कि आप किए हुए वायदे कैसे पूरा करते हैं, और अगर नहीं पूरा करते हैं तो हिसाब उसका भी होगा। लेकिन सबसे अहम जो बात रखी जा रही है सरकार की तरफ से वो है आर्थिक क्षेत्र में। खासतौर पर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, इस बात को बार बार लाया जा रहा है सामने और कहा जा रहा है कि जनता ने आज की तारीख में अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को निखारा है तो एक उम्मीद भी है। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी और उम्मीद, इन दोनों को जोड़ करके अगर चुनावी जीत हुई है और नरेंद्र मोदी सामने आए हैं तो होप और एंटी इनकम्बेंसी को जोड़ना ही पड़ेगा। और पहली दफा वित्त मंत्री अरुण जेटली बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा स्लो ग्रोथ रेट, यह अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक, क्योंकि जब सरकार 2004 में छोड़ी गई थी एनडीए के द्वारा उस वक्त 8% ग्रोथ रेट, लेकिन आज जब कांग्रेस के लोगों ने सरकार छोड़ी है तो 5% से कम। और ऐसे में
जो हालत है अर्थव्यवस्था की, और खासतौर पर उन्होंने उदाहरण दिया रेलवे की स्थिति, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है और हार पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, यह कहना वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री कल भी बोलेंगे, लेकिन आज उन्होंने आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस को और यूपीए को आड़े हाथों लिया। तो ये रही बात संसद की। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ गवर्नेंस जो है वो अपनी तेज गति से दौड़ता चला जा रहा है और ये मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। आपने पहले सुना होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री समूहों को खत्म कर दिया गया और मंत्री समूहों की संख्या 30 के आसपास थी, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और कहा यह जाता था कोई फैसला अगर नहीं ले पा रहे हैं मनमोहन सिंह के कैबिनेट के लोग तो वो मंत्री समूह को दे दिया जाता था और कई दफे फैसला हो पाता था, कई दफे नहीं हो पाता था, उसे खत्म किया गया। अब एक और नया फैसला, और वो कि व्यवस्था पारदर्शी बने, इसके लिए तय किया गया है कि आम जनता को जानकारी के उद्देश्य से एक पहल कि अब सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रधानमंत्री को देंगे। ये बात मनमोहन सिंह कहते थे की नहीं जाती थी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसे जारी भी किया जा सकता है, ऐसा कहना है, डायरेक्टिव जो आ रहा है पीएमओ से। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि कोई भी मंत्री अब किसी भी कंपनी से न तो सीधे तौर पर और न ही प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ हिदायत दी है कि वो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से अपने आप को दूर रखें। साथ ही साथ ये फैसला भी लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस, आधार के लिए एक यूआईडी, ये तमाम ऐसे जो यूं कहीं कि एक इंस्टीट्यूशंस बन गई थी, संस्थाएं बन गई थी। आपको याद होगा नंदन नीलकेनी इन्फोसिस वाले, वो यूआईडीए के अध्यक्ष थे और कैबिनेट रैंक का दर्जा उनके पास था, वो सब खत्म कर दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस, ये सारी खत्म हो गई हैं। एक कैबिनेट होगी, वही निर्णय लेगी, पारदर्शी निर्णय होगा और सबसे बड़ी बात कि जल्दी से, त्वरित गति से निर्णय हुआ करेगा। नहीं तो पहले सरकार में यह हो रहा था कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ढीली थी और निर्णय हो ही नहीं पाते थे। ये कोशिश नरेंद्र मोदी की, लेकिन कुछ विवाद भी सरकार को शुरू में घेर रहे हैं और उन विवादों में बिजली संकट। इस बात को हम सब आखिरकार महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से बिजली की संकट बढ़ी हुई है दिल्ली में और उत्तर भारत में और यूं कह लीजिए पूरे देश में। और आज ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल नई उन्होंने मंत्रालय को संभाला है और उन्होंने ठीकरा फोड़ा पिछली सरकार पर, खासतौर पर दिल्ली में बिजली संकट के लिए उन्होंने जो इमरजेंसी बैठक बुलाई उसमें उन्होंने मुलाकात किया नजीब जंग से और कहा शीला सरकार ने बिजली की समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया और इस कारण से ये समस्याएं आज हमारे सामने हैं। फैसले लेने में कोताही के कारण बिजली संकट आई और पिछले 12 साल से उनका कहना है कि बिजली की समस्या बनी हुई है। 2002 से बिजली के उत्पादन पर काम नहीं हुआ है। बिजली की समस्या से निपटने के लिए पावर सेक्टर में निवेश की जरूरत है जिससे बिजली का उत्पादन बढ़े और गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ी जिसके कारण बिजली की किल्लत हो रही है। यह कहना है पीयूष गोयल का और उनका यह कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी 15 दिन और लग सकते हैं। एनटीपीसी से बिजली देने को कहा गया है। रोज सुबह 8 बजे बिजली कटौती को लेकर बुलेटिन जारी की जाएगी, जानकारी दी जाएगी और 15 दिन में बिजली की समस्या खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यह कहना है पीयूष गोयल का, लेकिन वो कहते हैं कि दरअसल ये सारा मामला इस वजह से है क्योंकि 15 सालों से शीला सरकार दिल्ली में बिजली की समस्या पर ध्यान ही नहीं दे पाई। I think the real crux, the real constraint that is causing such agony to the citizens of Delhi is clearly the lack of decision making, the lack of investment in infrastructure, the lack of any forward planning. In the last 12 years since 2002, which was particularly accentuated in the last 4 years since 2010, with a massive policy paralysis, action paralysis, execution paralysis, with very poor decision-making speed and even poorer execution of ongoing projects. संकट क्यों है बिजली की? पीयूष गोयल का कहना है ऊर्जा मंत्री कांग्रेसियों की वजह से है, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार इस बात को लेकर जोरदार जवाबी पलटवार भी किया और कहा कि देखिए अगर समस्याएं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर
कांग्रेस को और पिछली सरकार को दोष मत दीजिए। अगर बिजली की संकट है दिल्ली और उत्तर भारत और पूरे देश में, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि सरकार आखिरकार केंद्र में बीजेपी की है। कि हमारी 20 दिनों की सरकार है, इस 20 दिनों में कितने इन्वर्टर बिके हैं, उनको अपने आप अपनी बात का जवाब मिलेगा कि किस सरकार ने रिफॉर्म्स किए थे, किसने नहीं किए थे। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं बढ़ना चाहते, और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चलो 20 दिन बाद सही उनको दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय तो मिला, चाहे 20 दिन बाद ही मिला हो कि उन्होंने मीटिंग बुलाई। 20 दिन तक तो समय नहीं मिला और कह रहे हैं कि अभी हमें 20 दिन हुए। पावर मिनिस्टर को खंभे पे चढ़ के बिजली सही नहीं करनी होती। पावर मिनिस्टर एक दिन में बिजली दुरुस्त कर सकता है, उसको सिर्फ ऑर्डर करना है कि एक्सटेंसिव जो ज्यादा बिजली है वो कहां से उपलब्ध हो। उनको मैकेनिज्म का कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि उनको समय चाहिए। दिल्ली के नेता हैं अरविंदर लवली, जो बात ये कह रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने भी वही बात कही है कि अपनी जिम्मेदारी संभालिए, बिजली की संकट दूर कीजिए और दूसरों पर ठीकरा मत फोड़िए। और कमोबेश यही कहना है आम आदमी पार्टी का भी। मुद्दों की तलाश में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा बिजली कटौती को आखिरकार सॉल्व अगर करना है तो फिर कदम भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। और इस कारण से वो सीधे मांग को लेकर पहुंच गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के घर। पावरफुल गवर्नमेंट आ गई है, तो अब इतने पावर कट क्यों है? पावरफुल गवर्नमेंट के समय में इतने पावर कट्स क्यों झेल रही है दिल्ली? के साथ मिलकर यहाँ 49 दिन सरकार चलाते हुए किसी तरह का कोई काम नहीं किया धरने प्रदर्शन के अलावा। उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर पूछें कि 49 दिन तुमने यहाँ राज करने की बजाय, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे? देखिए आखिरकार सियासतदारों ने किस तरह से हमें कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा बीजेपी की वजह से, बीजेपी ने कहा कांग्रेस की वजह से, आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी की वजह से। और कुल मिलाकर आखिरकार वजहें जो भी हो, लेकिन समस्या का समाधान अगले 15 दिन नहीं होने जा रहा है। इसीलिए अगले 15 दिन मुश्किलों के लिए तैयार रहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ चुनावी। देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, बिजली का मुद्दा अपने आप में मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, आखिरकार सरकार उसकी है। लेकिन इससे यह ना समझ लीजिएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब कोई भी साठगांठ हो सकता है सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने इन अटकलों पर साफ तौर पर विराम लगाया है और कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केजरीवाल जी की पार्टी के साथ उसकी कोई गुपचुप डील नहीं है और न ही भविष्य में होगी। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। ऐसे गठबंधन, ऐसे मेलजोल, इसमें कोई लेश मात्र भी सत्य नहीं है। ये गलत है और झूठा है और मैं बड़े स्पष्ट रूप से इसको कंडेम करता हूं, इस प्रकार के मिथ्या प्रचार को। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह का सहयोग सरकार बनाने के लिए नहीं करेगी। नई शुरुआत कांग्रेस कर रही है और नई शुरुआत उस हार के पोस्टमार्टम के बाद जो लोकसभा की हार के रूप में सामने आई है और अब उसका असर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पे क्या असर है, एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं।